दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आरडी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यूरोपियों के आगमन का जो सिलसिला हमने शुरू किया था मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से एक बार आपको याद दिला दें कि भारत में जिस तरह से यूरोप से लोग बारी बारी से आए, किन देशों के कौन से लोग आए, ध्यान में होगा हमने एक बताया था P, D, E, D और F। P से बताने की जरूरत नहीं है पुर्तगाली कैसे आए थे, D से देख ही रहे डच, E से इंग्लिश यानी कि अंग्रेज, लास्ट वाले लेक्चर में अंग्रेज देखा आपने, D से डेन और F से फ्रांसीसी। अब इन सब की बारी, आज हम लोग डेन और फ्रांसीसी को देखेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि डेन जो है डेनमार्क से आए थे और डेनमार्क कंट्री कोपेनहेगन जिसकी कैपिटल है। आप देखेंगे कि नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में यह एक कंट्री है जो कि कहा जाता है आइलैंड कंट्री है। और डेन वहीं से आए थे, डेनिश भी कहते हैं। 1616 में इसका आगमन होता है इंडिया में। और कहा जाता है कि 1620 में ये तंजौर में एक फैक्ट्री लगाता है और तंजौर का किला फेमस है, तमिलनाडु में तंजौर है। और 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में 1745 तक सब कुछ बेचकर ये वापस चले जाते हैं। कुल मिलाकर के डेन का अगर कहा जाए देशों के आने के क्रम में तो आप रख सकते हैं 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पे डेन थे, 5वें पे फ्रांसीसी थे, टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं तो। लेकिन इसका बहुत बड़ा यहाँ पे रोल नहीं रह पाया, ये वापस चले गए अन्य कंट्री की तरफ। तो मेन आ जाता है अब मेन जिसको कि लेकर के भारत में कई सारे परिवर्तन हुए, वो था फ्रांस। फ्रांस की स्थिति आप देखेंगे सबसे पहले फ्रांसीसियों की, तो फ्रांसीसियों की स्थिति को समझना कि कंडीशन क्या थी। फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी उस समय राजशाही शासन व्यवस्था का अधीन चल रहा था। लुई 14वां, लुई 16वां, इन सब का नाम सुने होंगे। तो उस समय फ्रांस में लुई 14 का शासन चल रहा था। लुई 14 के शासन काल में ही फ्रांस से गवर्नमेंट कंपनी या कहा जाए पब्लिक सेक्टर की कंपनी के रूप में वहाँ से एक कंपनी भारत के लिए चलती है, मैं उस पर आऊँगा। बहरहाल फ्रांस को ये जान लीजिए कि रिवॉल्यूशन में 1789 एक दौर था, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जहाँ से सत्ता परिवर्तन हुआ था। और फ्रांस जो है वह कहीं ना कहीं स्थल सेना के मामले में खास करके कहा जाए आर्मी कहा जाए उसमें बहुत मजबूत स्थिति में था। लेकिन नेवी इसकी कमज़ोर कंडीशन थी कि ये नाविकों के मामले में थोड़ा अन्य देश यानी कि डच कहा जाए या ब्रिटेन कहा जाए, पुर्तगाली कहा जाए, इनसे कहीं ना कहीं कमज़ोर थे ये। इसलिए कहा जाता है कि स्थल पर जो इसका वर्चस्व बनने की कोशिश की जा रही है इसके द्वारा और यहाँ के राजाओं के द्वारा मिला सहयोग, या जिस तरह से आप बाद में जाके कर्नाटक का युद्ध और मैसूर का युद्ध ये सब हम देखते हैं पढ़ते हैं, तो उस दौर में स्थल पे इसकी अच्छी मजबूत पकड़ बन जाती थी। लेकिन जलीय प्रभाव कहीं ना कहीं ब्रिटेन के हाथ में था और फाइनली सत्ता ब्रिटेन अपने कब्जे में लेता है। बट फ्रांस की एक सबसे बड़ी नीति ये थी कि ये आमने सामने का वार हमेशा किया। धूर्तता का कहीं पे भी इसने अपना एक सिंबल नहीं छोड़ा कि हम इस तरह से करके फिर राजाओं को गलतफहमी में डाल के या कूटनीति के जरिए सत्ता हासिल करें या यहाँ पे व्यापारिक केंद्र हासिल करें, ऐसा कुछ फ्रांस के साथ नहीं था। अब आते हैं कि फ्रांस की जो स्थिति थी शासक लुई 14 1664 में सरकारी कंपनी एक बनती है पब्लिक सेक्टर की, कंपनी द इंड ओरिएंटल करके, जो कि इंडीज की तरफ या कहा जाए इंडिया की तरफ या ईस्ट की तरफ व्यापार करने के लिए वहाँ से चलती है, जिसका मुख्य टारगेट भारत ही होता है। फाइनली ये डेट याद रखना है 16 चौका 64, है ना, बिहार वाले बच्चे इजीली समझ जाएंगे। 16 4 जा 64 है ही, 1668, 4 साल और जोड़ दीजिए, 4 ईयर का गैप चल रहा है। इसके बाद फ्रैंक फैरो जो है, फ्रांसिस्को कैरो जिसको बोलते हैं, यह फ्रैंक कैरो पहली फैक्ट्री लगाता है अपने एक मित्र कहा जाए या बिजनेस पार्टनर कहा जाए, ईरानी व्यक्ति मरकारा के साथ ये आते हैं और सूरत में ये पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति पाते हैं। और फैक्ट्री तो लगती है, लेकिन आपको पता है कि डच पहले से, डच और अंग्रेज यहाँ पे थे और डचों का एक अच्छा खासा बोलबाला था वहाँ पर, उससे सामना कर सकने में ये बहुत ज़्यादा नहीं टिक सके। और माना जाता है
कि इनके बिजनेस व्यापार के सामने इसकी चली नहीं और यह पश्चिमी तट को छोड़ करके, गुजरात के कोस्ट को छोड़ करके कहीं ना कहीं पूर्वी तट की ओर चला। और वहाँ से देखिए आप 1668 हुआ, 1673 में फ्रैंक मार्टिन और बेलांग द लेस्पिले करके एक नया निदेशक आता है और फिर ये दूसरे रास्ते को तलाशने की कोशिश करेगा। आप देखिए ये 73 में आया फ्रैंक मार्टिन, 1674 में पुडुचेरी है इधर। अब क्या करेगा कि जब इसको ये एरिया नहीं मिलता है तो इस एरिया में चाहेगा कि अपनी एक कोठी हो, अपनी एक फैक्ट्री लगे। आप देख रहे हैं ये मद्रास है, मद्रास में जिसमें ऑलरेडी अंग्रेज किला बना चुके हैं सेंट जॉर्ज करके, और ये देखिए मछलीपट्टनम है, और यहीं पे थोड़ा यहाँ देखेंगे तो पुलिकट है। पुलिकट में ऑलरेडी जो है सो गोल्ड्रिया का फोर्ट है वहाँ पर। तो गोल्ड्रिया कोर्ट किसका था? डचों का था। यहाँ पे मद्रास में किसका था? अंग्रेजों का था। तो इस बीच में ये जगह तलाशने के चक्कर में क्या होता है, ये सोचते हैं कि क्यों ना गोलकुंडा के महाराज की दिलेरी का फायदा उठाया जाए। तो पहले गोलकुंडा चलते हैं, वहाँ से कोई एरिया मिल जाएगा, हम काम कर लेंगे। लेकिन गोलकुंडा के महाराज से इसको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है क्योंकि उनके ऊपर डच और ब्रिटेन का ऑलरेडी प्रभाव था। तो ये क्या करता है कि अपनी मर्जी से गोलकुंडा के ही एक क्षेत्र होता है सेंट थोमे, जहाँ पर ये कब्जा करने की कोशिश करता है। और जैसे उस पर हमला करता है उस समय डच और जो वहाँ के किंग होते हैं, राजा के, एक साथ होकर के और इनके साथ फ्रांसीसी के साथ एक युद्ध हो जाता है। उस लड़ाई में फ्रांसीसी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ये था, दिलाहे। ये लोहा लेने गया था। अगर इसको दिलोहे कर दे नाम बिगाड़ के तो और याद रखिएगा। तो डच और वहाँ के राजा से लोहा लेने कौन गया? फ्रांसीसी, द लोहा। हालांकि कोई शब्द बनता नहीं, तो दी लाहे करके याद रखिएगा। तो सेंट थोमे का युद्ध किसके किसके बीच होता है? डचों और द लोहे के बीच, फ्रांसीसी के बीच, ये ध्यान रखिए। तो इसके हाथ से ये गया। तो इस एरिया में अब बहुत ज़्यादा ये कुछ कर नहीं पाएंगे। फाइनली क्या होता है कि अब यहाँ से ये दूसरी जगह तलाशते हैं कि कोई और ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से हमें बिजनेस व्यापार करने में सुविधा मिलेगी। तो गोलकुंडा से अलग हट करके यहाँ देखिए मछलीपट्टनम है। मछलीपट्टनम में ऑलरेडी जो है पहले से डच, ब्रिटेन भी वहाँ फैक्ट्री लगा चुका था, 1611 में याद होगा। डच ऑलरेडी उधर जमा हुआ है। ये इस एरिया को तलाशने लगा और उसी जगह कहा जाता है कि ये एक जगह हासिल करता है किससे? वालीकोंडपुरम। ये हैदराबाद रियासत का एक जगह होता है जहाँ के शासक या कहा जाए सूबेदार शेर खान लोधी से ये एक जगह हासिल कर लेता है इस कोस्ट पे कि हम भी एक किला बनाएंगे। और वो जगह होता है पांडिचेरी, जिसको भी पुडुचेरी बोलते हैं। और पांडिचेरी इस तरह से फ्रांसीसियों के द्वारा बसा लिया जाता है। पांडिचेरी बसा 1674 में, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर मद्रास का किला सेंट जॉर्ज आपको पता है, गोल्ड्रिया का किला आपको पता है पुलिकट का। बीच में अब जगह कौन सा बचा? पुडुचेरी। पुडुचेरी में फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई नाम से एक किला बनाया, तो इसको भी एक फोर्ट मिल गया। अब ये 3 किलाओं की जब लिस्ट करें तो यहाँ देखिए मैंने ये दे दिया। ये महत्वपूर्ण जो फोर्ट थे उस समय का ये है, इस दौर में आप पढ़िएगा तो ये याद रहे, ऐसे करके कुछ पॉइंट कर लेंगे। फोर्ट लुई नाम का किला पुडुचेरी में बसाया। पांडिचेरी को किसने बसाया? फ्रांसीसी ने। और आया कौन सा था? फ्रैंको मार्टिन नाम का ये व्यक्ति था। अब इसने यहाँ पे अपना एक छोटा सा एरिया लेकर के काम करना शुरू किया। अब कहा जाता है कि एक समय था कि पुडुचेरी में जब ये अपना दबाव बढ़ाना शुरू किया तो कुछ ऐसे अनर्गल हस्तक्षेप वहाँ करने की कोशिश करते थे, चाहे इस एरिया में हो चाहे यहाँ देखिए शाइस्ता खां है बंगाल में, उससे एक जगह लेकर के चंद्रनगर, वहाँ पर एक बस्ती बसाता है। लेकिन वहाँ पे कासिम बाजार और अन्य क्षेत्र है जो पहले से ही वहाँ पे डच और अंग्रेज पहले से ही अपना कब्जा जमाए हुए था। उस एरिया में कंपटीशन होता है तो डच यहाँ छोड़ करके यहाँ इसका गला दबाने की कोशिश करते हैं। और फाइनली पुडुचेरी में कहा जाता है कि फ्रांसीसी को कुछ दिन के लिए खदेड़ देते हैं। 4-5 साल वहाँ से उसको अलग रखता है पुडुचेरी से। और लास्ट में क्या होता है कि फिर ये माफीनामा होता है। फ्रांस में एक संधि हो जाती है जिसको क्या नाम दिया गया है? रिजविक की संधि। 1698 में रिजविक की संधि हो जाती है। और रिजविक की संधि के बाद ही कहा जाता है डच और फ्रांसीसी के बीच एक समझौता होता है जिसमें पुडुचेरी इसको
वापस डचों द्वारा दे दिया जाता है। फिर फ्रांसीसी के हाथ में पुडुचेरी आ गया और तब से लेकर के आज़ादी के बाद तक लगातार पता ही आपको कि पुडुचेरी फ्रांसीसियों के अधीन ही बना रहा। चलिए, तो इस एरिया में फ्रांसीसी अपना कब्जा जमाने में बलपूर्वक सक्षम नहीं हुए, क्योंकि दबदबा पहले से डच और ब्रिटेन का वैसे ही था, लेकिन छोटी मोटी झड़प के बाद एनी हाउ बिजनेस व्यापार में ये फाइनली सक्सेस रहा। आइए, तो इस एरिया को आप समझ लिए। अब कहा जाता है कि इस बीच में 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। सूरत, मछलीपट्टनम, गोलकुंडा, सेंट थोमे, मद्रास और एक था पुलिकट, और उसके बाद चंद्रनगर, ये सब कुछ प्लेसेज हैं जिन स्थानों को आप लिंक करेंगे कि वहाँ पर था क्या, कौन आया था, क्या हुआ था। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन एराइज, चूंकि हम लोग इस सेक्शन को आज फिनिश कर रहे हैं, इसके बाद एक क्विज को लेकर के मैं आ रहा हूँ, जिस क्विज में अभी तक जो टॉपिक आपको यूरोपियों के आगमन यूनिट से कराया गया है उससे कुछ सवाल होंगे, और बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में मैं चाहूँगा कि आप जो पढ़े हैं, जो सुने हैं, देखा है यहाँ पे या अन्य विद्वानों को कहीं से, उसके बेस पे आप उसका बेस्ट आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। जो आपके सामने का सवाल होगा, लेकिन लगेगा कि थोड़े से कंफ्यूजन हो रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, किसका था। फिलहाल आइए, तो इस एरिया को समझने के बाद अब देखिए, मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, कि इस दौर में ब्रिटेन हावी हो रहा था पूरी तरह से डच पे भी। अपनी धूर्तता के जाल में वो यहाँ के राजाओं के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी लगातार प्रयास कर रहा था हस्तक्षेप करने का, अपना सिक्का चला चुका था। हर कार्य ऐसे हो रहे थे जिससे वो एकाधिकार की ओर बढ़ रहा था। लेकिन फ्रांस भी कम नहीं था, जहां जितने ही पैर अड़े, स्थलीय भाग में एंट्री करने की कोशिश वो लगातार करता रहा, और अंग्रेजों को परास्त करने में यहाँ के राजाओं की ओर से बहुत अव्वल रहा काफ़ी हद तक। लेकिन कहा जाता है कि धूर्तता के सामने किसी की नहीं टिकती है। धोखे से किया गया कोई भी वार बड़ा मुश्किल होता है, अच्छे अच्छे वीर योद्धा उसमें घायल होते हैं। इसी सब का होता है कि इन दोनों के बीच जो कंपटीशन होता है, जो प्रतिस्पर्धा होता है, आपसी कटुता में बदल जाती है, और उसके बाद उसका परिणाम होता है ये कर्नाटक के युद्ध। 3 कर्नाटक के युद्ध होते हैं। तीनों को मैं बताऊंगा कि किस तरह से नाटकीय ढंग से यहाँ के राजाओं के साथ ये लोग जुड़ते थे, और किस तरह से क्या बोलते हैं, हैदराबाद के निजाम और मराठे ये सब बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे कि किसके साथ कम मिलते हैं, जो आप टीपू सुल्तान हैदर अली की मृत्यु तक की बात में पढ़ेंगे, समझेंगे। और साथ साथ कहा जाता है कि एक राजशाही, या कहा जाए कि छोटे छोटे राजाओं में जो बंटने लगा भारत, क्योंकि मुगल की जो केंद्रीय सत्ता थी अब उतनी मजबूत नहीं रह गई थी। फर्रुखसियार के बाद स्थिति खराब होने लगी। छोटे छोटे राजा या रियासत के मालिक जहाँ थे वो आपस में ही प्रतिस्पर्धा करने लगे, और यही वजह होती थी कि गद्दी पाने के लिए, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे गोलकुंडा में हो, चाहे तिरुचिरापल्ली में हो, सब जगह प्रॉब्लम हो रही थी। और अंग्रेज बैठ करके उसका बड़े बारीकी से ऑब्जर्वेशन करके उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो कर्नाटक वार में हम इन तीनों चीज़ों पे, इन सब पे बातचीत करेंगे। फिलहाल आइए आप इसको समझ लिए। लास्ट टाइम आता है माहे। 1739 तक फ्रांस जो है माहे और इधर मद्रास के पास ही करिकाल है, इन सब पे भी अपना कब्जा जमा लेता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ मैं इन सब चीज़ों को। आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है कि किला कौन कहाँ पे बनाया। दूसरी चीज़ है कि फ्रेंच लोग जो आए भारत में, उसका यहाँ पर डायरेक्ट क्या उसका परिणाम रहा, चाहे वो कर्नाटक वॉर के रूप में हो या फिर बिजनेस व्यापार के रूप में जो एस्टेब्लिश होने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसको लेकर के क्या क्या उसके दुष्परिणाम या सुपरिणाम रहे, उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। शासक जो आई कंपनी का, उसका नाम, ये गवर्नर कहा जाए या कंपनी का निदेशक कहा जाए, पहला फैक्ट्री जो लगाया, फ्रैंक मार्टिन, फ्रैंक कैरो, फ्रैंक मार्टिन, इन दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। चंद्रनगर किसने बसाया, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। फोर्ट लुइस किला किसका था इन देशों में। और फाइनली माहे, करिकाल, यनम या पांडिचेरी किसके द्वारा बसाया गया था, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। इन्हीं सब सवालों को आप आगे हमसे जरूर इस पे बातचीत करेंगे। मैं एक पूरा सेगमेंट इसी को लेकर के आ रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव कैसे क्रिएट होता है, कैसे आप सॉल्व करेंगे।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और मैं चाहूँगा कि इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। यूरोपियों के आगमन के हर यूनिट को जो हमने छोटे छोटे वीडियोज़ को कैटेगराइज करके 10 to 15 मिनट में कोशिश की है समझाने का। और आपको पूरी तरह से जब ये तैयार हो जाए तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो ऑब्जेक्टिव का है, उसमें आप उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।